अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो मेरे वतन पाकिस्तान के मुतालिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का हालत कितनी ख़राब है कि ना तो अमन अमान सही है, ना किसी की इज़्ज़त महफूज है, ना किसी की ज़िंदगी महफूज है। हर तरफ ब्लैक मेलर फिर रहे हैं। कोई भी शरीफ आदमी रहने के काबिल नहीं छोड़ा उन्होंने, और लोग भाग रहे हैं। जिसको जैसा मौका हो रहा है वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी माल बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना जो कुछ भी हो सकता है वो कर रहे हैं। कत्ल आम हो रहा है, आपने देखा ही होगा, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से जैसे मछली मार्केट के अंदर शोर होता है और मछली में से जो गंध आती है ना, बदबू आती है, इसी तरीके से माशरे के अंदर एक अजीब सी स्मेल फैली हुई है। लेकिन देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान को सबने लूटा। कुछ तो अपनों ने लूटा, कुछ गैरों ने लूटा, सब ने मिलकर लूटा। कभी डेमोक्रेसी के नाम पे लूटा, कभी इस्लाम के नाम पे लूटा, कभी सोशलिज्म के नाम पे भी लूटा, और कभी ज़ुबान के नाम पे लूटा। कभी जनरलों ने लूटा, कभी पॉलिटिशियन ने लूटा, कभी सुबाइयत के नाम पे लूटा, कभी हक के नाम पे लूटा, और सबसे बड़ा जो लुटेरा था वो ज़ियाउल हक था। तो मकसद ये था कि सब टाइम गुजर गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा रहा। तो मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाह रहा था कि पाकिस्तान, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, वो अगर आप ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत हो आपको, तो आप ऑब्ज़र्व कर, मिसाल के तौर पर एक आप बहरी जहाज़ के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो अचानक आपने महसूस किया कि हवाएं तेज़ चलने लगीं, या चीलें उड़ने लगी, करीब आने लगी, या जो वो होती हैं ना बड़ी मछलियाँ जो होती हैं, शार्क मछली, वो ऊपर आने लगी, तो समझ जाइए कि तूफान आ गया है। तो इसी तरीके से हर चीज़ की इंडिकेशंस हैं। अब जो इंडिकेशंस मैंने जो ऑब्ज़र्व की है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो शैतान था ना सबसे बड़ा, जिसको मतलब आम शैतान तो बेचारा उसमें कैद था रमज़ान में ही, वो तो चला गया रहा होकर, लेकिन एक अभी तक कैद में है, और वो 14 साल के बाद ही रहा होगा। आप समझ गए होंगे। नाम मैं इस प्रोग्राम में किसी का भी नहीं ले रहा, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इस पे अगर सब ख़राब किया ना पाकिस्तान को, तो सब ने मिल के ख़राब किया। एक एक आदमी इसका ज़िम्मेदार है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई अफसर हो, या कोई भी हो, मुलाजिम हो, कोई छोटे, सब ने मिल के इसको तोड़ा है। वो भी आदमी शरीक है जो बिजली चोरी करते हैं, वो भी शरीक है जो कि कस्टम वालों से मिल मिला के पैसे गबन करते हैं, वो भी कसूरवार है जो कि इमिग्रेशन वालों से मिल के सब कुछ काम करा लेते हैं, जाली पासपोर्ट्स, जाली वो। किस किस को रोएंगे आप। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब जो है ना, देखिए, इमरान खान तो का टंटर तो ख़त्म हो गया। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो अब दोबारा आ जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कोई प्रकाश नहीं है, कोई उससे कोई नफ़रत नहीं है। एक आम हमारा भाई है, लेकिन ज़ाहिर है कि भाई तो सारे ही हैं। लेकिन ये है कि जो गंदे काम करेगा तो वो तो नहीं हमारा, यानी हमारे सबसे पहले जो काम होगा वो पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत है। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह के निज़ाम को हमने छोड़ दिया तो इसलिए हम पे मुसीबत आई है, लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। वो इसलिए, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, पहले मैं बता दे दूँ, और अल्लाह और उसके नबी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ये कहना कि इसकी वजह से नहीं, ये वजह नहीं है। देखिए, आप बेसिक फ़लसफ़े को नहीं पहचान सके। फ़लसफ़ा जो है ना, वो एक तो मज़हब के नाम पे बनते तो हों, मुल्क बनते हैं, लेकिन वो पनपते ज़रा देर से हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंसंट्रेशन की। इसलिए कि देखिए, एक मुल्क तो हो सकता है इस मज़हब के नाम पर कि कौम एक है। अगर 4 या 5 कौमें हैं ना, तो वो नहीं हो सकते कभी भी। मतलब बन सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर सिंसियरिटी के साथ चला जाए तो बन भी सकते हैं, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ कि उसके अंदर है क्या कसूर। उसके अंदर कसूर ये है, 4 भाई हैं, एक बाप के सगे, लेकिन जहाँ किसी एक का भी हक मारा जाएगा वो चीख पड़ेगा। वो ठीक है, वो अपना, जब वो शादीशुदा हो जाता है तो आपको पता ही है कि फिर वो झगड़े ज़्यादा बढ़ते हैं। वैसे अकेला तो बेचारा वो दरगुजर से काम ले लेगा कि यार छोड़ो, घर बार अपने भाइयों के पास ही जा रहा है। लेकिन कोई अगर बीवी वाला होगा वो कभी भी नहीं छोड़ेगा अपने पैसा।
यही हाल पाकिस्तान के अंदर है। जो सिस्टम है ना पार्लिमानी निज़ाम, यानी कि वज़ीर आज़म वाला निज़ाम, वो टोटली फेल हो चुका है। इसमें किसी हद तक हम कह सकते हैं कि सदारती निज़ाम फिर भी कामयाब था। देख लिए, हालांकि अयूब खान एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, और वो भुट्टो साहब भी उसके साथ ही थे, लेकिन मैं उनको नहीं ब्लेम कर रहा, किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो निज़ाम फिर भी अच्छा था। वो निज़ाम फिर भी अच्छा था, लोग डरते थे, क्योंकि डर जब तक डर निकल जाएगा ना, डेमोक्रेसी जो है ना यहाँ की, जो पार्लिमानी निज़ाम, अब तो डेमोक्रेसी है यूरोप की, अमेरिका की। अमेरिका में आपका अदल का जो इंसाफ का जो निज़ाम है बहुत सख्त है। अगर कोई प्रेसिडेंट भी गलत काम करे उसको भी हथकड़ी डाल देंगे वो। ये नहीं मैं कहता कि सारे 100% तो कहीं सही नहीं होता है। दुनिया इसी तरीके से चल रही मेरे भाइयों। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि जन्नत इधर से बना लेंगे, जन्नत बनेगी नहीं। ये आपके लिए एक घर का बहुत मुश्किल है सोचना, लेकिन आप घर तक ही रहेंगे। घर में अगर आप जन्नत बना सकते हैं तो बना लीजिए। तो वो फिर माशरे के अंदर बनती है। अगर आप अपने बच्चों को रेजिंग सही करते हैं, सही देते हैं, इस्लाम के मुताबिक देते हैं, और ये बताते हैं कि भाई चोरी करना बुरी बात है, तो रिश्वत भी नहीं लेगा। मैंने तो पाकिस्तान में ऐसे भी देखे हैं कि जो बिस्मिल्लाह कह के रिश्वत लेते हैं, बिस्मिल्लाह कह के वो क्या होता है शराब पीते हैं, शुरू करते हैं। मैं खुद देखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, मैं उन महफिलों में बैठा हुआ भी हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह सबको माफ़ करे, हमें भी माफ़ करे, हमसे भी गलती हुई होंगी, लेकिन ये निज़ाम गलत है। इस निज़ाम को मैं एक छोटी सी गंदी सी मिसाल दूंगा, माइंड न कीजिएगा। खुसरा बच्चा कभी जन नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस निज़ाम को बदल दें। निज़ाम को किस तरह बदलेंगे, मैं नहीं बदल सकता। ये जो हुकाम हैं, जो कंसर्न हुकाम है ना, वो सोच सकते हैं, और थिंक टैंक जो है ना, बड़े बड़े लोग जो हैं मुल्क के, वो बैठ के इसको सोचें कि देखिए जिस तरीके से अमेरिका के अंदर रियासतें हैं, तो अगर आप इनको इंडिपेंडेंसी दे दें चारों सूबों को, यानी हर सूबे को जो है ना उनकी अपना तिजारत, उनका अपना पैसा, मिसाल तो कराची का है, कराची का अपना पैसा होगा, अपना यूज़ करेंगे, अपना बजट बनाएंगे, और एक सूबे से दूसरे सूबे में आने के लिए परमिशन की ज़रूरत होगी। करेंसी चाहे तो आप रख लें, मगर मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इसको भी सोचें कि अगर करेंसी भी दूसरी हो तो ये बहुत बड़ी मॉनिटरिंग हो सकती है। लेकिन बहरहाल चलो, करेंसी को आप नहीं रख सकते, और इसमें फिर बांग्लादेश को भी आप ले सकते हैं अपने साथ बोर्ड पे। आप कहें भाई हमारे ओरिजिनल तो बांग्लादेश भी हमारा ही था ना, हमारा ही रहेगा। जो अगर भाई कोई नाराज़ होकर चला भी जाता है ना, वो वापस आ जाता है। ये मैं आपको बता दूं, फैमिली का ये सिस्टम होता है। बंगाली हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि इसी पर झगड़ा हुआ था, जो अलग हुआ पाकिस्तान। अगर शेख मुजीब की बात मान लेते, वो करेंसी पर थी, मेरे ख्याल आधे उस पर पॉइंट पे मसला अड़ गया था, वरना सब कुछ तय हो गया था। क्योंकि जब आपके भाई को, एक बड़े भाई को या छोटे भाई को वो होगा ना कि भाई यार हमारा हक मारा जा रहा है, तो भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसको आप नेचर को देखें आप, और स्टेट्स के नाम रख दें, कोई नहीं वो रहेंगे। तो जो अब रहा आर्मी का, तो आर्मी सेंट्रल में रखें, और जिस सूबे को आर्मी की ज़रूरत है प्रोटेक्शन के लिए, वो ले और उसके पैसे दे। तो इस तरीके से थोड़ा ग्रेजुअली कम भी करें, मतलब ज़्यादा आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनको और कामों में लगाएं। उनको बहुत बेचारे मेहनती होते हैं, वो नौजवान लड़के और नीचे वाले जो हैं बड़े मेहनती हैं, तो उनको आप लगा सकते हैं कहीं पे भी। तो इसको एक बड़े पैमाने पर आप सोचें इसको कि हम क्या करना चाहिए। पंजाब खामखा बदनाम हो रहा है, मैं कोई पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन देखिए मुझे इतना अफसोस होता है कि जो बेचारे गरीब थे पंजाबी, जिनको बसों से शनाख्ती कार्ड देकर मारा, उनका क्या कसूर था मुझे बताइए। उनके बच्चे, उनकी लड़कियाँ, कितनी जुल्म की बात है। मैं आपको बताऊँ, मैं चारों सूबों में रहा पाकिस्तान में, मुझे सबसे अच्छा माहौल लाहौर का लगा। वो नफरत नहीं करते, बल्कि अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो वो खुश होते हैं और उर्दू बोलने लगते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कोई नफरत नहीं होती। नफरत जो होती है ना, वो माहौल और बर्ताव से होती है। आपका कोई भी सगा भाई आपका दुश्मन बन जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप उसकी रोटी ना छीनें किसी की भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छीन रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हर एक को फेयर चांस दें, हर एक का अकाउंट का ऑडिट हो, और जनाब वाली उसके अंदर कोई घपला ना हो।
अदल का इंसाफ आस्ते ही आस्ता होगा, ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि हर सूबे को वो दे दें इख्तियार, सारी चीज़ें दे दें, सिर्फ जो है ना फॉरेन करेंसी, फॉरेन पॉलिसी और दिफा, तीन चार जो ज़रूरी हैं। चलो करेंसी को भी फ़िलहाल आप रख लें सेंट्रल में, और आस्ता आस्ता देख लें, अगर जैसा माहौल हो वैसे कर लें, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है। अब मैं असल टॉपिक पे जो स्टार्ट में किया था ना, अब इसको कंक्लूड करता हूँ कि मैं किस तरह कह रहा हूँ कि पाकिस्तान महफूज हो गया है। पीटीआई जमात जो है ना, वो मैं आपको हकीकत बताऊँ, ये एक बाहर के लोगों ने चला रखी थी। इसके अंदर फंड्स वगैरह दूसरे मुल्कों ने देते थे, वो तो होता ही है कि तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए करते हैं। तो अब बलूचिस्तान के अंदर था मसला। बलूचिस्तान के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था कि बलूची बहुत अच्छे हैं, जो बेसिक जो गरीब है ना, बलूची भी गरीब अच्छे हैं, सिंधी भी गरीब अच्छे हैं, पंजाबी भी गरीब अच्छे हैं। अच्छा, अमीर जो है ना, उनकी आपस में शादियाँ हुई हुई हैं, किसी पंजाबी ने महाजिर की भी, महाजिर ने उसकी पठान की हुई शादी, वो आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्टें पकड़ लेते हैं। आप इसको समझें। तो ये जो है ना, ये कहानी जो है ना सर थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब वो नहीं है कि खुदा ना करे किसी ख़ास तबके से नहीं है, अमीर और गरीब का तबका है एक्चुअली। इसको आपको उस फ़र्क को दूर करना है या थोड़ा सा कम करना है, बस ये मैं बता दूं आपको। टैलेंट बहुत है हमारे पाकिस्तान में, आप देख लीजिए कि एटम बम भी बना लिया हमारे पाकिस्तानियों ने, जिस तरह भी बनाया। तो लेकिन ये है कि इतनी बड़ी ताकत है, और आस्ता आस्ता आप लोन भी उतारने की कोशिश करें। अब जिन्होंने लोन लिया ना IMF का, मतलब मिसाल को सिंध पे खर्च हुआ या पंजाब पे खर्च हुआ, वो पंजाब ही उतारेगा फिर वो लोन, दूसरा कोई नहीं उतारेगा। ये बड़ा फ़ायदा होगा कि IMF की टोटल अमाउंट मिसाल $1200 है, तो पंजाब का कितना है, सिंध का कितना है, वो भाई सिंध वाले जाने और उनका काम जाने, वो किस तरह उतारते हैं, टैक्स लगाते हैं या क्या करते हैं, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। अब मेरा ख्याल है ज़ुबान का और इस्लाम उसका मज़हब का या डेमोक्रेसी का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और असल जो मसले की तरफ, मुद्दा की तरफ आप आएँ, किसी का हक़ ना मारें। पहली बात, हक़ नहीं मारेंगे ना आप। ये सब बनावटी बातें हैं कि इस्लाम पे चलोगे, अच्छी बात है, आप घर में इस्लाम बिल्कुल वो करें, कंटिन्यू करें, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा, और लेकिन उस पर अपने बच्चों को रेजिंग इस तरीके से दें कि वो भाई उसी इस्लाम पे के सच्चे असूलों पे चलें। जब वो बड़े होंगे तो वो अच्छे शहरी बनेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे वो अच्छे शहरी बनेंगे, तो एक चेन होती है। इस तरह जो इस वक्त पोजीशन है ना पाकिस्तान की, वर्स्ट है, यकीन माने। कोई सब आदमी डरते हैं आने से, पाकिस्तान जाने से, और इवन अमेरिका तो पाबंदी लगा रहा है पाकिस्तानियों पर, बुरी तरीके से। क्यों लगा रहा है? आप तो बड़ी अच्छी कौम है ना, मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, तो आप तो जन्नती हैं वैसे ही। एक आदमी के पास मैं गया कल, मैं एक मज़ाहिया सी छोटी सी बात बता देता हूँ। मैं गाड़ी की शीशा चेंज कराने गया, वो कराची का ही था बंदा, दाढ़ी रखी हुई थी उसने, बड़े मुसलमान और बड़ी बात, कहना जी हमें तो जन्नत में जाना ही है ना। ये जो एक अंग्रेज़ मैंने रखा हुआ है बच्चा, बड़ा सीधा सा आदमी था, वो शीशा चेंज कर रहा था, कहना इसको भी हम सिफारिश करेंगे कि इसको जन्नत में ले जाएं। अब देखिए ये मगरूरियत जो है ना, कि आप जन्नत और दोज़ख का फैसला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं कर सकता। और ये जब तक हमारे अपने दिमाग की दुरुस्तगी नहीं हो जाती, फिक्स नहीं हो जाता दिमाग, तो हम नहीं कर सकते सही तरीके से। जो अच्छा काम कर रहा है वो हमारा भाई है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक और किस्सा बता देता हूँ इजाज़त के साथ, माजरत के साथ, कि ये क्योंकि बड़ा अच्छा दिलचस्प किस्सा है। लाहौर के अंदर जब 1947 के अंदर कत्लेआम हो रहा था, दोनों तरफ से हो रहा था, मैं किसी का कसूरवार नहीं ठहराता। तो एक मुसलमान के यहाँ एक सिख फैमिली रहती थी। तो जब वो मजमू आया, मजमू किसी को नहीं पूछता, आप ये नहीं समझे, मुसलमान को ही रगड़ देते हैं। अगर मुसलमान होंगे मुसलमान को रगड़ देंगे, सिख हैं सिख को रगड़ देंगे। वो आए, उनको पता चल गया था कि यार इनके यहाँ जो है ना वो सिख रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कसम खाएं आप। उन्होंने कहा भाई कोई नहीं, हमारा भाई है। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर कुरान उठा के लेकर आए कि कुरान पे आप कसम खाएं कि आपके भाई है। तो उन्होंने कुरान पे खा ली कसम। बाद में जब हालत सही हो गई तो लोगों ने कहा कि भाई तुमने क्यों गलत कसम खाई, लोगों को तो पता चल ही जाता है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे सब भाई हैं, इंसान बेसिकली सब भाई हैं। देखें, ये मज़हब की वजह से हम नफ़रत नहीं कर सकते। वो फिर जो थे ना वो बच गए, ज़ाहिर बच गया पूरी फैमिली। वो अब आजकल अमेरिका में है, और हर साल, अब तो वो मर गए, उनके दादा वादा थे,
اب بچے جو ہے نا وہ ہر سال وہ ایک دفعہ ادھر آتے ہیں لاہور میں، اور یہ پوری فیملی ان کے یہاں جاتی ہے. کیا بات ہے! یہ ہوتی دوستی اور یہ ہوتی محبت. تو اپنا خیال رکھیے گا اور محبتیں بانٹیے، محبتیں بانٹیے گا، محبت ریسیو کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان زندہ باد، بہت اچھا ملک بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام پسند ہے تو لائک ضرور کیجیے گا.